Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. And today we are going to study chemical kinetics, lecture number 11th. And we are continuing the last topic, radioactivity. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने रेडियोएक्टिविटी के बारे में कुछ बेसिक इक्वेशंस पढ़े थे और मेनली ये पढ़ा था कि रेडियोएक्टिविटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और उस पर एक दो क्वेश्चन किए थे। और फिर हमने देखा था कि कार्बन डेटिंग एक बहुत ही सुंदर सा टेक्निक है किसी फॉसिल रिकॉर्ड के एज का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग रेडियोएक्टिविटी क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर बात करने जा रहे हैं। जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके उसको तो हमने बताया था कि रेडियोएक्टिविटी होता है न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ जाना। तो न्यूक्लियस के अंदर देखो होता क्या है, तो ये न्यूक्लियस है, दिस इज इक्वल टू न्यूक्लियस, और इसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। तुम सोचो न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन इतने सारे रहते हैं, न्यूट्रॉन, तो ये तो प्रोटॉन उतना जमा कैसे रहता है उतने छोटे से जगह में? तो उसका आंसर यही है कि जैसे प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वैसे ही प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच में एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी ऑपरेट करता है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, अभी उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। मेजॉन पार्टिकल के एक्सचेंज के चलते न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ऐसा एक थियरी है, पर यह सब तुम्हें पढ़ना नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि अट्रैक्टिव होता है, और वही फोर्स इन लोगों को बांध करके आपस में रखता है। क्लियर ना? तो दो तरीके का फोर्स हो गया, एक तो हो गया एट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा हो गया रिपल्सिव फोर्स। चूंकि रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एट्रैक्टिव से काफी कम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए रिपल्सिव फोर्स लगने के बावजूद एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ कम जगह में रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कई बार कि जब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ होने लगता है, तब रिपल्सिव फोर्स जो है परेशान करने लगता है। अब वैसे केस में क्या होता है बच्चों कि जो न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर कोई चेंज लाता है, और चेंज ला करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, उस रेशियो में प्रोटॉन को रिलेटिवली कम करने की कोशिश करता है। और प्रोटॉन का रेशियो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो आपस में एक रेशियो है, उसमें अगर प्रोटॉन थोड़ा कम हो गया तो स्टेबिलिटी वापस रिगेन हो जाता है, और यही जो चेंज आता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, या फिर उसको न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से भी हम लोग कई बार जानते हैं। तो अब देखो, ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या कि जैसे कार्बन 14 अगर रेडियोएक्टिव है तो उसको रेडियोएक्टिविटी उसका स्टार्ट हो, उसके न्यूक्लियस में चेंज आना शुरू हो, इसके लिए तुमको गर्म नहीं करना पड़ेगा या उसको कुछ प्रेशर वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ये अपने आप होता है। क्लियर ना? तो जो जनरल ऑब्जर्व्ड बातें हैं उसको हम लोग लिख लिया जाए, ऑब्जर्व्ड
फैक्ट्स। क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी के बारे में? देखो बच्चों, बहुत ज्यादा रिसर्च तो न्यूक्लियस के बारे में हुआ नहीं है, पर जो जो अभी तक हम लोग ऑब्जर्व कर लिए उसको एक बार लिख लिया जाए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन है कि एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर यानी Z लेस देन इक्वल टू 30, एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 30, 30 एटॉमिक नंबर तक या उससे कम, 30 एटॉमिक नंबर तक या उससे कम एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1 के बराबर है या 1 के आसपास है, तो ये स्टेबल ऑब्जर्व किए गए। कैसा है? स्टेबल। लेकिन अगर मान लो प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया तो दिक्कत नहीं है ज्यादा, न्यूट्रॉन बढ़ने से नहीं दिक्कत आता है, प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ये रेडियोएक्टिव हो सकते हैं। पर देखो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये रूल एकदम स्ट्रिक्ट है कि ये 1 रहेगा तभी स्टेबल होगा, 1 नहीं रहेगा तो स्टेबल नहीं होगा। ये जनरल ऑब्जर्व बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन ही बढ़ गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया तो अच्छी बात है ना भाई, प्रोटॉन कम हो रहा है, प्रॉब्लम तो प्रोटॉन के रिपल्सन से। तो कई बार न्यूट्रॉन बढ़ने से भी रेडियोएक्टिविटी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कार्बन 14 में देखोगे, इसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। तुम लोग भाई ऐसा क्या परेशानी हो गया, ये तो और अच्छा होना चाहिए, पर ठीक है, ये रेडियोएक्टिव होता है। तो ये हम जनरल बातें बता रहे हैं कि ऐसा ऑब्जर्व है कि एटॉमिक नंबर 30 या उससे कम तक अगर N/P रेशियो 1 के बराबर है तो ये रेडियोएक्टिव नहीं होता है, ये न्यूक्लियस कैसा होता है? स्टेबल होता है। ध्यान देना, ये जनरल बात है, हर केस में स्ट्रिक्टली लागू नहीं होता है, ये ऑब्जर्व किया गया जनरली। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? एलिमेंट्स हैविंग Z ग्रेटर देन 30, Z ग्रेटर देन 30, अगर एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है तो N/P जो रेशियो है तुम्हारा, N/P ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब स्टेबल होगा न्यूक्लियस। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तब न्यूक्लियस स्टेबल होगा, यानी N ज्यादा होना चाहिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होना चाहिए कम, N/P ज्यादा होगा तभी स्टेबल हो पाएगा। क्यों? सिंपल बात है कि एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा जाते हो तो प्रोटॉन का संख्या तो बढ़ गया है ना, 40-50 प्रोटॉन जहां पर एक साथ हैं, तो ऑब्वियस बात है कि भाई ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो में न्यूट्रॉन बढ़ जाता है अगर 30 से ज्यादा, तो ऑब्जर्व होता है कि ये स्टेबल है। लेकिन एलिमेंट्स हैविंग Z ग्रेटर देन 82, 82 से अगर बढ़ गया Z, ऐसा देखा गया है कि अगर 82 से ज्यादा Z हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो गया, यानी प्रोटॉन अगर 82 से ज्यादा हो गया न्यूक्लियस के अंदर, तो N/P रेशियो कुछ भी हो जाए ये अनस्टेबल रहते हैं, ऑलवेज अनस्टेबल, ये रेडियोएक्टिव होते भी हैं, Z N/P रेशियो कुछ भी रहे। तो ये 3 ऑब्जर्व बातें हैं कि ये सारे एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी को इस तरीके से फॉलो करते हैं। एटॉमिक नंबर 30 तक रेडियोएक्टिविटी तब शो करेगा जब N/P रेशियो 1 ना हो, 30 से ज्यादा तब शो करेगा जब 1 से बड़ा ना हो, 1 से बड़ा हो गया तो स्टेबल रहेगा, और 82 के बाद तो हमेशा ही रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। अब क्या है, जो भी एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, यानी जो भी न्यूक्लियस में चेंज लाते हैं अपना, वो कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं, क्लियर है ना, वो कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं। अब तुम बोलोगे
कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उस रूल्स को एक बार लिस्ट डाउन कर लिया जाए। सबसे पहला बात लिखोगे रेडियो एक्टिविटी, लिख लो रूल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में पहला लिखोगे रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहला रूल है स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है, गरम वरम करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस। किसी फिजिकल या केमिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब गर्म कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, केमिकल कंडीशन का मतलब कैटलिस्ट वगैरह ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी फिजिकल केमिकल चेंज से या फिजिकल केमिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक विशेष मतलब है, अभी चलो दूसरे पॉइंट में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है उसके खर्च होने का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन क्या है? डिसइंटीग्रेशन या बोलते हैं रेट ऑफ डीके। डीके मतलब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस खर्च होना, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेशन मतलब खर्च होना, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस टूट जाना, टूट के स्टेबल बन जाना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। देखो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता था इधर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। के हो गया लैम्डा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया एन। एन क्या है? तो ये होता था ए का जितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है रिएक्शन करने के लिए, एन क्या है? एन है जितना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बचा हुआ है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या तुम यहां पर अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत? तो ये है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है। और यहीं से ना ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा इनटू यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू ए। यहीं से इक्वेशन डराइव होकर के आता है के इनटू टी इज इक्वल टू 2.303 ln सी नॉट बाय सी टी। और यहां से भी आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी जिस पर क्वेश्चन करा है, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 ln n नॉट बाय एन टी। लेकिन एक अंतर है इस दोनों में, वो क्या कि ये जो के होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पर ये जो है लैम्डा, ये किसी भी फिजिकल या केमिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है। यानी लैम्डा डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं गर्म कर दोगे तो रेडियोएक्टिविटी बढ़ जाएगा या ठंडा हो जाएगा, ठंडा करोगे तो घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ इक्वेशन वही है, बस अंतर है कि केमिकल रिएक्शन का के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है
और रेडियोएक्टिव रिएक्शन का जो लैम्डा होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? और तीसरा है इट इज एक्कम्पनीड बाय, मतलब जब भी रेडियो एक्टिविटी होगा, कोई न्यूक्लियस में चेंज आएगा तो कुछ पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से। इट इज एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा पार्टिकल्स। ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सब पार्टिकल रिलीज होता है जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है। तो ये 3 रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करता है ये रूल? हम लोग फॉलो करते हैं? नहीं। जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करना चाहता है वो न्यूक्लियस ये 3 रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल है स्पॉन्टेनियस है, केमिकल फिजिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। दूसरा रूल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, लेकिन इसका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और तीसरा है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है अल्फा, बीटा और गामा जैसे कई पार्टिकल रिलीज होते हैं। ये पार्टिकल क्या है? इन पार्टिकल्स के बारे में एक बार पढ़ा जाए। तो लिखो पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। हम उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा। पहले नहीं लिखे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो, और उसके बाद लिखोगे पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के दौरान कितने पार्टिकल्स इमिट होते हैं? पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो एक एक पार्टिकल के बारे में पढ़ा जाए। एक होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल है हीलियम के न्यूक्लियस जैसा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। देखो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? तो हीलियम का एक एटम होता है। हीलियम का जो एटम होता है ना, देखोगे हीलियम के एटम में एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का 2, यानी 2 प्रोटॉन हो गया। P मतलब प्रोटॉन, ध्यान देना, ठीक है। ये अल्फा का सिंबल है, इसको लिखोगे ALPHA, अल्फा। हीलियम के न्यूक्लियस जैसा पार्टिकल होता है। तो हीलियम एटम जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी 2 प्रोटॉन है। एटॉमिक मास 4 होता है, यानी कि 2 न्यूट्रॉन भी होगा। N stands for न्यूट्रॉन, P stands for प्रोटॉन। कोई दिक्कत? और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 2 प्रोटॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से न्यूक्लियस देखो, ये दोनों तो होगा न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो इसको निकाल दो, इसको गायब कर दो, तो बचेगा क्या? ये जो 2 पार्टिकल का 2 पार्टिकल का गुच्छा बना है, ध्यान देना, ये गुच्छा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। हीलियम न्यूक्लियस मतलब ये छोटे जगह में रहेगा दोनों। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता था वो तो निकल ही गया, तो उसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? हीलियम के ऊपर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो तो ये जो He2 पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और ऐसा ही पार्टिकल जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वगैरह ना हो, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको डिनोट करते हैं अल्फा पार्टिकल से। कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता है कि कोई भी एटॉमिक पार्टिकल हो या सब एटॉमिक पार्टिकल हो, उसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो जैसे मान लो तुम हाइड्रोजन एक एटॉमिक पार्टिकल है, कैसे लिखते हो? लिखते हो 1H1। ये 1 क्या है? ये 1 है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये 1 क्या है? मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अल्फा को भी इसी तरीके से डिनोट करना पड़ता है। यहां अल्फा के अंदर यहां पर एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा अल्फा का। अल्फा का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये है 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है।
और अल्फा का मास नंबर कितना है, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर है 4। ये वाले 4 को तुम यहां पर भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो ये प्रॉपर सिंबल है जिसमें ये 4 क्या है, 4 है मास नंबर। और ये 2 क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन। कोई दिक्कत? बेसिकली एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफकोर्स जितना प्रोटॉन है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में। तो लिख लो इस बात को नोट करके, नोट atomic number is actually the number of positive charge in nucleus। वन पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्रोटॉन होगा तो वन पॉजिटिव चार्ज होगा, लिख लो। इफ देयर इज वन प्रोटॉन देन देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर इज 1। इफ देयर इज 2 प्रोटॉन देयर इज 2 पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड सो ऑन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर वही होता है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है, मास नंबर है, देखो मास को चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मास नंबर सिंपल है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक दिन ऐसा होता तुम सुबह सो के उठे और न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब ही हो जाए, प्रोटॉन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाए, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, तो बोलोगे एटॉमिक नंबर 0 है। क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई दिक्कत? तो अगर प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया तो एटॉमिक नंबर गायब हो जाएगा, लेकिन मास नंबर गायब नहीं होगा, क्योंकि मास को चार्ज से मतलब ही नहीं है। मास नंबर है कि प्रोटॉन रहेगा तो भारी तो रहेगा ना न्यूक्लियस, इसीलिए मास नंबर में वो काउंट होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत कम भारी होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन। कोई दिक्कत? अब एक बात यहां पर लिखोगे नोट करके तुमने लिखा होगा प्रोटॉन के बारे में पहले बात कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस होता है। एक और पॉइंट ऐड करोगे नोट करके, देखो प्रोटॉन भी एक एटॉमिक पार्टिकल है, इसको भी लिखने का एक सिंबल है, और न्यूट्रॉन को भी लिखने का एक सिंबल है, और इलेक्ट्रॉन को भी लिखने का एक सिंबल है। ठीक है ना? प्रोटॉन को लिखने का क्या सिंबल है? प्रोटॉन का देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा 1। और मास नंबर में भी 1 कहलाएगा, क्योंकि इसका जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यही तो मास में कंट्रीब्यूशन करता है। ये एक पार्टिकल है जो मास को 1 यूनिट बढ़ा देता है, तो मास नंबर भी इसका 1 हो गया। तो ये प्रोटॉन को दिखाने का असली तरीका ये है भैया। ठीक है, न्यूट्रॉन को कैसे दिखाओगे? देखो न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, मास नंबर तो 1 हो जाएगा इसका, चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर कितना होगा, जल्दी से बताओ, अगर तुम समझ गए हो तो अभी तक हम जो बोले हैं। चलो हम आंसर लिख लें, बोलना ट्रू या फॉल्स। हम बोल देते हैं मास नंबर है 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मास में नहीं होता है। दूसरा,
एटॉमिक नंबर होता है 0 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, लेकिन 0 नहीं होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर होने वाला है -1 क्योंकि पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे -1। ये देखो क्यों ऐसा एटॉमिक नंबर इसका -1 लिखे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो देखो जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास एक एटम है जिसका नाम है X, ठीक है, या सॉरी ए बोलते हैं, एटम का नाम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर X है और मास नंबर है तुम्हारा Y, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस में X प्रोटॉन होगा यानी X पॉजिटिव चार्ज होगा, मास नंबर Y होगा यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या Y होगा, ठीक है ना। इसी के नीचे जिस नोट में तुम लिख रहे हो ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ये है तुम्हारा प्रोटॉन का एक्चुअल सिंबल, ये है न्यूट्रॉन का, और ये है इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल सिंबल, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि अगर इसी के नीचे तुम लिखोगे ये वाला बात, अगर इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दिया जाए P1 और ये 1, तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, तो ये एक नया एटम बन जाएगा जिस एटम का नाम रख दिया हमने A'। क्या नाम रखा एटम का? A'। अब ये जो A' होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो ये जो प्रोटॉन तुम ऐड किए होगे ये तो इसके न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तो न्यूक्लियस में घुसने के बाद न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ा देगा तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। तो क्या लिखोगे? X+1। उसको हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि नीचे में जितना नंबर है सबको जोड़ दो X+1, तो इधर भी X+1 आना चाहिए, और ऊपर में जितना है सबको जोड़ दो, यहां पे क्या आना चाहिए? Y+1। देखो आ रहा है क्या? आ रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन जब ऐड करोगे तो एक तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, उसके चलते एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, एक मास भी तो बढ़ा है ना एक यूनिट से, तो एक मास नंबर भी बढ़ गया। लेकिन तुम सोचो अगर A है Y और ये X, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ऐड करना है, क्योंकि अभी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है क्या नॉर्मली? अरे इलेक्ट्रॉन रहता तो न्यूक्लियस के बाहर है, लेकिन जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया जा सकता है। उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तुम सोचो यहां पर जो एक नया एटम बना A" बोल देना उसको, इस एटम का एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या लिखोगे? एक बार सोच के देखो। तो देखो हमें तो मास नंबर समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मास नंबर हो गया Y। तो देखो Y में कितना जोड़ोगे कि Y आ जाए यहाँ पर? तो Y में 0 जोड़ो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0। अब बताओ एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा A" के? तो देखो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो वो प्रोटॉन से मर्ज हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब जुड़ गया, अब वो प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो गया, अब प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो गया। अब वो जो प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो गया तो अब वो एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पाएगा। तो पहले एक प्रोटॉन था जो एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूशन दे रहा था, अब नया जो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर गया है, प्रोटॉन के चार्ज को खत्म कर दिया और एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूशन देना बंद हो गया। एक प्रोटॉन का काम तमाम कर दिया इस इलेक्ट्रॉन ने, एक प्रोटॉन को बर्बाद कर दिया इसने। तो अब जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो दरअसल बिहेवियर कैसा कर रहा है? वो तो सिर्फ न्यूट्रॉन जैसा बिहेवियर कर रहा होगा। भाई न्यूट्रॉन के बराबर इसका लगभग मास होता है,
न्यूट्रॉन पे भी चार्ज नहीं, और ये जो प्रोटॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ गया है उस पर भी कोई चार्ज नहीं। तो दरअसल वो जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल बन गया है। कोई दिक्कत? तो हुआ क्या, एक प्रोटॉन का काम तो कम हो गया है, लेकिन ये मत सोचना कि प्रोटॉन कम हुआ है न्यूट्रॉन तो बढ़ गया, न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल बढ़ गया तो मास नंबर बढ़ जाएगा। नहीं, वही जो प्रोटॉन था वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा बिहेव करने लगा है, नेट मास में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक घट गया क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन के चलते। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर x था, ये x-1 लिखोगे। अब बताओ यहां पर क्या लिखोगे कि इस दोनों को जोड़ करके x-1 हो जाए। तो यहां पर E के एटॉमिक नंबर में -1 लिख दोगे तो इस दोनों को जोड़ के x-1 हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर -1 लिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये एटॉमिक नंबर को एक घटा देता है। देखो, एक घटा देता है। कोई दिक्कत? तो यहां से एक और बात लिख लोगे ये नोट करने के बाद कि एक प्रोटॉन जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 में अगर एक तुम इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल ऐड कर दो, हालांकि देखो टेक्निकली ऐसा बुक में नहीं लिखा जाता है, क्यों नहीं उसके बारे में बताएंगे। तो ये हो जाएगा एक न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल बन जाएगा। न्यूट्रॉन का ये देखो, ये दोनों को जोड़ करके 1 + 0 1 हो गया और 1 - 1 0 हो गया। देखो न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन का सिंबल देखो यहाँ लिखे हम लोग। एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके एक न्यूट्रॉन बन जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर। कोई दिक्कत? या फिर यहां से एक और रिएक्शन तुम लिख सकते हो, एक न्यूट्रॉन इसी रिएक्शन में देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, देखना। प्रोटॉन को एक साइड रख लेते हैं, प्रोटॉन 1 1 1 और क्या कि इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाके माइनस कर दिए, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन 0 1 माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 0। तो देखो ये जो तुम्हारा न्यूट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तुम बोलोगे भैया ये कैसे होगा, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिविटी है जिसमें न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो को चेंज कर सकता है। तो दरअसल न्यूट्रॉन से अगर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल निकाल दोगे, और ऐसा निकल जाता है, एक्सपेरिमेंट करने पे देखा गया है, तो क्या बचता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकाल दोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन जैसा दिखेगा। तो तुम मान सकते हो इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जैसा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसका मास जो है प्रोटॉन से हल्का ज्यादा होता है और इसीलिए उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। कोई दिक्कत? अब यहां पर एक एक्स्ट्रा बात तुम्हें बता रहे हैं जो तुम्हें आईआईटी के लिए नहीं पढ़ना है। वो क्या है कि क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़ देंगे तो एग्जैक्टली न्यूट्रॉन के मास के बराबर आएगा? आंसर है नहीं, और ये हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो अभी तुम ये चेक नहीं करोगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दें तो क्या एग्जैक्टली न्यूट्रॉन के मास के बराबर आएगा? नहीं आएगा, वो एक अलग फेनोमेना है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि न्यूट्रॉन अगर चेंज करता है अपने आप को, तो एक न्यूट्रॉन अपने अंदर से एक नेगेटिव पार्टिकल को निकालता है और वो प्रोटॉन जैसा बन जाता है। तो ये इतना लिख लोगे, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो भी नेगेटिव पार्टिकल है, अगर वो न्यूक्लियस से निकलता है इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं। इतना लिख लो पहले, अब दूसरे पार्टिकल के बारे में बताएंगे। तो जो दूसरा पार्टिकल है वो है बीटा पार्टिकल। ये तो था कौन सा पार्टिकल? अल्फा। अल्फा बीटा गामा, सुने हो नहीं ये सब? तो दूसरा पार्टिकल है बीटा पार्टिकल। तो अब हम लोग
बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा नंबर का है बीटा पार्टिकल, BETA इसका स्पेलिंग होता है, और लिखने में बी लिख दो या डंडा बढ़ा दो। तो बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल है तुम्हारा सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। तभी जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसीलिए जब न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल को निकालते हैं तो उसको अजीब सा न लगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल करके उस पार्टिकल को बीटा बोल देते हैं। तब बताओ बीटा पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन ही है तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है तो मास नंबर 0 और नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर -1 है। ये हो गया अल्फा। ऐसा ही एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव बोलते हैं उसको, बीटा पॉजिटिव या फिर पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन ये कैसा है? ये है मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज सिमिलर टू प्रोटॉन। ये है मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज सिमिलर टू प्रोटॉन। ठीक है ना? मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज सिमिलर टू प्रोटॉन। ये कैसा है देखो, इसको या तो बीटा पॉजिटिव लिखो या फिर इसका सिंबल यूज करते हैं बीटा। मास तो है नहीं इसके पास तो मास नंबर 0 हो गया, पर इसके पास प्रोटॉन जैसा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन जैसा ही +1, या फिर सिर्फ 1 भी लिखोगे तो चल सकता है। ठीक है ना? तो +1 की जगह पर तुम 1 लिख सकते हो। ये हो गया बीटा पार्टिकल। इसका यूज कहां आएगा? यानी कि अगर तुम एक न्यूट्रॉन ले लो जिसका मास नंबर है 1, मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 0, इसमें अगर एक पॉजिट्रॉन जोड़ दो यानी बीटा पॉजिटिव, तो मास में तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन में। तो ये हो गया, सॉरी, मास नंबर इसका 1 हो गया और एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया। देखो 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो तुम फिर से बोलोगे कि क्या सर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ेंगे तो क्या प्रोटॉन का मास बन जाएगा? मास जोड़ करके, एग्जैक्ट मास जोड़ के मत देखना, एग्जैक्टली इस दोनों का मास जोड़ोगे तो प्रोटॉन के मास एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा डेसिमल में फर्क आएगा। वहां पर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होता है जो अभी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, केमिस्ट्री के हिसाब से आईटी के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? तो लेकिन रफली वही है कि ये बीटा के पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कंपैरिजन में मास 0 होता है, तो उस तरीके से ये इसके पास मास 1 यूनिट होता है, इसके पास 0, तो मिल करके ये 1 हो गया। इसके पास 0 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 1 यूनिट है तो मिल करके नेट 1 यूनिट हो गया। ठीक है? और एक फोर्थ पार्टिकल होता है गामा पार्टिकल, GAMMA, गामा। और गामा पार्टिकल क्या है? ये एनर्जी पार्टिकल्स है, एनर्जी पार्टिकल सिमिलर टू फोटोन। ये फोटोन ही मान लो तुम, ये एग्जैक्टली फोटोन ही है, सिमिलर पार्टिकल सिमिलर टू फोटोन। ये लाइट का पार्टिकल या एनर्जी का पार्टिकल है और इसमें ना मास होता है ना चार्ज होता है, इसीलिए इसका सिंबल है 0 और 0। ठीक है? यानी न्यूक्लियस से अगर गामा पार्टिकल निकलता है तो कोई फर्क मास नंबर या एटॉमिक नंबर पर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बस 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं छोटे छोटे, और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, अगले क्लास में आगे की बात करेंगे। ठीक है? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये सब जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे रेडियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, सुना है तुम लोगों ने?
एटॉमिक नंबर उसका होता है 88 और मास नंबर होता है 226। इसके आइसोटोप भी होते हैं। एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का मास नंबर है 226 और ये कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन में रेडियोएक्टिविटी शो करके। तो रेडॉन का मास नंबर 86 और एटॉमिक नंबर है 222। तो ये जो बीटा अल्फा गामा ये सब पढ़ा है, इसका क्या यूज होगा इस रिएक्शन को समझने में? तुम बताओ, रेडियम से रेडॉन बनने में कितना अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा? बताओ, अगर तुम समझ गए होगे कि अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल का क्या यूज है, बताओ एक बार। तो देखो मास नंबर कितना घटा है, देखो 86 से 2 घट गया है, यानी कि जो भी पार्टिकल निकला है वो पार्टिकल मास नंबर उसका 2 होगा, तभी इसका मास नंबर 2 कम हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 2 होता है, यानी एक ही अल्फा पार्टिकल निकला है। अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकला होता तो मास नंबर सॉरी ये एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 88 से 86 हो गया, तो एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ है ना, यानी एक अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल लिए होते, 2 लिए होते, तो एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाता, 88 से 84 हो जाता। अच्छा, एक अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 होता है, तो देखो 226 से मास नंबर कितना कम हुआ है? 224, 4 कम हुआ है। इसीलिए रेडियम से जब रेडॉन बनता है तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। कोई दिक्कत? ऐसे भी देख सकते हो, 86 प्लस 2 88 और 222 प्लस 4 226। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो रेडियम का एक और आइसोटोप होता है 228, इसका मास नंबर है, और ये रेडियोएक्टिविटी शो करके कन्वर्ट हो जाता है एक्टीनियम में, और इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर एज इट इज रहता है। तो तुम सोचो कि कौन सा पार्टिकल निकला होगा जो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा दिया है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं किया है। यानी कि जो भी पार्टिकल लिए होंगे उसका मास नंबर होता है 0। मास नंबर 0 कौन कौन से पार्टिकल का होता है? तो गामा का होता है, बीटा का होता है, या इलेक्ट्रॉन का होता है, या पॉजिट्रॉन का होता है कि नहीं? तो चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 1, एटॉमिक नंबर कब बढ़ेगा? तुम सोचो, जब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए। पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज तब बढ़ेगा जब एक न्यूट्रॉन से नेगेटिव चार्ज गायब हो जाए। हमने अभी जस्ट पढ़ा था, न्यूट्रॉन को तुम कॉम्बिनेशन मान सकते हो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रॉन से जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको बोलते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल, जिसका मास नंबर 0 होता है, एटॉमिक नंबर -1 होता है। अब तुम कंजर्व भी कर लो, 89 प्लस -1 88 हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब तुम ले लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करोगे, हम आंसर बता देंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। वो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हारे पास थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और मास नंबर होता है 232, थोरियम से अगर तुम 6 अल्फा पार्टिकल निकाल दो, -6 अल्फा पार्टिकल, और क्या निकालना है? और 4 बीटा पार्टिकल, -4 बीटा पार्टिकल। बीटा अगर बोला जाए तो बीटा पार्टिकल या बीटा पॉजिटिव समझोगे, पॉजिट्रॉन समझोगे? नहीं, बीटा बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल यानी जिसका एटॉमिक नंबर -1 मास नंबर 0 है, वो समझोगे। तो क्या बनेगा ये तुम्हें सोचना है। कई बार ऐसा भी होता है ना, देखो ये एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर 88 था, वो चेंज हो गया तो एटॉमिक नंबर 89 हो गया। यानी कि अगर रेडॉन ये रिएक्शन करता है तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में उस ग्रुप से अलग हो जाएगा जिस ग्रुप में रेडियम था। तो ऐसा भी होता है कि कोई एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी शो करता है तो जो नया एलिमेंट बनता है उसका ग्रुप, पीरियड वगैरह चेंज हो जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि ये जो एलिमेंट बना होगा, कौन सा एलिमेंट बना होगा, उसका मास नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, और उस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। तो मास नंबर
एटॉमिक नंबर और सिंबल तुम्हें ये पता करना है। ठीक है, आंसर हम अगले क्लास में देंगे इसका। चलिए, थैंक यू वेरी मच।